नमस्कार, आप सभी का स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये जैसे इसके पहले कल एक वीडियो अपलोड हुआ था हिंदी का, उसमें हिंदी भाषा का विकास और उसकी जो बोलियों के बारे में क्वेश्चन कुछ थे अपलोड किए गए थे, कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, उस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा की गई थी। तो उसी क्रम में आज हम वर्णमाला यानी जो एक अध्याय होता है वर्णमाला टॉपिक, उस पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं किसी भी परीक्षा में जो हिंदी से संबंधित है, जहाँ भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। क्लियर? वर्णमाला के समुदाय, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, वर्णों के जो समुदाय होता है उसको क्या कहते हैं? उसको वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे है अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। तो बताइएगा, आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके वहाँ भी बता सकते हैं इन प्रश्नों के आंसर भी। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है, यानी आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। क्लियर? अब बात आती है 33, कैसे 33 व्यंजन हैं? तो देखिए, जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? वो 25 होते हैं, यानी का से लेकर माँ तक के जो क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में होते हैं वो आपके 25 व्यंजन होते हैं। फिर आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और आपके ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। क्लियर? तो ये मेन व्यंजन है, तो कितने व्यंजन होते हैं? ये आपके टोटल हो गए 33, यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। चलिए नेक्स्ट आता है अगला प्रश्न, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए, अभी इसके पहले भी क्वेश्चन में बताया गया था कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं? टोटल 25 होते हैं। ओके, अगला प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? क्लियर? अगर हम इसको, ये क्वेश्चन घुमा कर भी आया हुआ है, थोड़ा घुमा करके दिया गया है, इसको हम सरल तरीके से भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्लियर? तो भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो सार्थक, देखिए यहाँ पे बात आई है सार्थक, यानी कहने का मतलब है अर्थ के साथ। क्लियर? अर्थात जिसका अर्थ निकलता हो। तो ऐसी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको वर्ड नहीं है, यहाँ आपकी सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ निकलता है वो क्या है? शब्द है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ओके, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 15। तो मित्रों, आप इसका जो उत्तर है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में टोटल 11 स्वर होते हैं। क्लियर? जो 11 स्वर है वो आ से लेकर अव तक ही आपके स्वर माने जाते हैं। बाकी अंग आहा जो होता है वो आपके अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो टोटल कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, यानी टोटल हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो देखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 54 या ऑप्शन डी 55। तो जो आपका इसमें सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं। अब 52 कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 11 तो आपके मूल स्वर होते हैं जो अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया था। 2 आपके अयोगवाह होते हैं, यानी अंग और आहा। फिर मूल व्यंजन जो आपके हैं वो 33 होते हैं। क्लियर? और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं,
क्लियर, संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। फिर आपके द्विगुण व्यंजन भी होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर, तो आप इनको टोटल जब मिलाएंगे तो ये कितने होते हैं, ये 52 होते हैं। ओके, अगला प्रश्न, वर्ण के प्रकार होते हैं, यानी जो वर्ण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसके पहले ऑप्शन में हम देखते हैं हर्स्व। तो याद रखिएगा, देखिए इसमें हर्ष दिया है स्वर और प्लुत। तो स्वर तो आपका वर्ण का प्रकार है, लेकिन जो हर्ष और प्लुत है ये आपके स्वर के प्रकार होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ओके, यानी ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं स्वर व्यंजन अयोगवाह। तो देखिए वर्ण के प्रकार में आपके स्वर होते हैं, क्लियर, व्यंजन होते हैं, और जो अयोगवाह होता है वो भी इन दोनों से अलग होता है। क्लियर, यानी अंग आहा। तो अर्थात आपके वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। यानी स्वर व्यंजन और अयोगवाह ही वर्ण के प्रकार होते हैं। चलिए, ओके, अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। क्लियर, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऑप्शन इसमें है 2, पहला ऑप्शन 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। तो ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं वो केवल 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। क्लियर, तो अर्थात आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सभी स्वर होते हैं। क्लियर, सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपका दीर्घ होते हैं, बी ऑप्शन है अघोष होते हैं, डी ऑप्शन है महाप्राण होते हैं, या सी ऑप्शन महाप्राण है और डी अल्प प्राण है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सभी स्वर होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। देखिए स्वर जब होते हैं उसका उच्चारण करते समय मुख से बहुत ही कम हवा निकलती है। क्लियर, तो कम हवा इनमें से किनके उच्चारण से निकलती है, तो आपके अल्पवाह में, अल्प प्रमाण में जो होती है वो कम हवा निकलती है इनको बोलने पे, अर्थात आपके सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अगला देखिए 10वां प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्लियर, देखिए एक तो आपके स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ जो होता है स्वर जो हर्ष से मिलकर बना होता है, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ स्वर से भी अधिक लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो इसमें चौथा ऑप्शन है प्लुत स्वर, ये होता है, क्योंकि प्लुत स्वर में है एग्जाम्पल ओम, तो ओम को बोलने में समय ज़्यादा लगता है। तो क्लियर, तो ये आपका प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर के उच्चारण में ही दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, अर्थात इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले ही प्रश्न में बताया गया था कि जो हर्ष स्वर, जो दीर्घ स्वर बनते हैं वो हर्ष को मिला करके ही बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो देखिए पहले हम ऑप्शन ए पे आते हैं। तो ए कैसे बनता है, ए जो बनता है वो आ प्लस ई बराबर ए होता है। क्लियर, तो अर्थात ये आपके देखिए आपके 2 स्वर यहाँ मिल गए हैं, ये संयुक्त स्वर आपका है, अर्थात 2 स्वरों से जो मिलकर बनता है वो संयुक्त स्वर होता है। क्लियर, फिर ये देखिए, फिर आपका ए जो है, ए भी आपका ऐसे ही बनता है। क्लियर, ए भी आपका अ प्लस ई, यानी चाहे छोटी ही करिए चाहे बड़ी ही करिए। क्लियर, तो ये ए बनता है, ये भी आपका 2 स्वरों के उसके मिलाकर बनता है। लेकिन जो आपका उ है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये दीर्घ स्वर है। ओके, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, यानी उ जो आपका है वो दीर्घ स्वर है, लेकिन ए और ओ आपके संयुक्त स्वर है। चलिए अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है।
यानी जो घ अक्षर है इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ओके, चलिए देखते हैं घ का उच्चारण स्थान। तो देखिए उच्चारण स्थान की बात आई है यानी व्यंजनों की, तो देखिएगा इसमें पहला जो है, पहला ऑप्शन मूर्धा है और बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन तालु और डी ऑप्शन दंत। तो ध्यान दीजिएगा जो मूर्धा होता है इसमें टा वर्ग होता है। क्लियर, ये टा वर्ग का है यानी ट ठ ड ढ ये होता है तो टा वर्ग। और आपका बी जो होता है, बी ऑप्शन है कंठ, ये का वर्ग होता है। क्लियर, तो क वर्ग में ही आपका घ आता है, क ख ग घ, अर्थात यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो बी है, यानी घ का उच्चारण स्थान कौन सा है तो कंठ। अब इसके साथ ही हम तीसरा ऑप्शन इसमें दे देते हैं तालु। तालु में जो आता है वो आपका च वर्ग आता है। क्लियर, और दंत में आपका ता वर्ग आता है। तो ये हो गए आपके चारों वर्ग हो गए, और एक वर्ग बचा है पा वर्ग। तो जो पा वर्ग है वो क्या होता है, उसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्लियर, ये चीज होता है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे कंठ सही है। अगला च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान होता है, जैसे भी इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया गया था यहाँ पर ही कि यहाँ पे जो चा का उच्चारण स्थान क्या है, तालु बताया गया था, च छ ज च वर्ग, तो वही चीज यहाँ पर भी है। क्लियर, च छ ज झ इया का उच्चारण स्थान होता है, तो क्या होता है, तो अभी ऑप्शन में आपको जस्ट पहले बताया गया। तो देखिए यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सी सही है, अर्थात तालु सही है, क्योंकि मूर्धा टा वर्ग, कंठ का वर्ग और दंत ता वर्ग होता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका तालु सही है, जो होता है किसका, चा वर्ग। ये चा वर्ग के ही पांचों अक्षर हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है श, यानी जो आपका बड़ा शा होता है, बड़ा शा का उच्चारण स्थान क्या है। क्लियर, तो जो श है इसका उच्चारण स्थान, तो ध्यान दीजिएगा इसमें पहला ऑप्शन है आपका कंठ, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है दंत और डी ऑप्शन है मूर्धा। तो ध्यान दीजिएगा जो इसमें श का उच्चारण स्थान है, श का उच्चारण स्थान जो है वो तालु सही है, अर्थात यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी सही है, तालु। तो ध्यान दीजिएगा जब बात आई कि बड़ा शा का तालु होता है तो बाकी दोनों शा, तो जो आपका दंत है, दंत के अंतर्गत छोटा सा आता है और मूर्धा के अंतर्गत खष्टी सा आता है। ओके, यानी छोटा सा का उच्चारण स्थान दंत है और खष्टी सा का मूर्धा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, यानी जो मूर्धा होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं। इसके पहले भी क्वेश्चनों में यही बात हो चुकी है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है च छ ज झ, ये आपका तालु से होता है। क्लियर, टा वर्ग ही आपका मूर्धन्य है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही है। पा वर्ग आपका ओष्ठ होता है और ता वर्ग दंत होता है। क्लियर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। ओके, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन आता है ऊष्म, ऑप्शन बी आपका आता है अंतस्थ, ऑप्शन सी आता है स्पर्श, ऑप्शन डी है अयोगवाह। तो ध्यान दीजिएगा यार अलावा जो व्यंजन हैं वो आपके किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो अंतस्थ व्यंजन सही है, यानी आपका बी। जो ऊष्म है आपका, ऊष्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा आता है, ये चारों इसके अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ के अंतर्गत आपका यार आला वाह होता है, और स्पर्श के अंतर्गत ये बताया गया था का वर्ग और चा वर्ग टा वर्ग, यानी इसमें 25 वर्ण होते हैं। क्लियर, और अयोग वाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग यानी आपका अंग और आहा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी बात आई जो यहाँ पर बताया गया था कि ऊष्म व्यंजन में क्या क्या होता है। क्लियर, तो वही चीज़ बात यहाँ पर भी आ गई। तो अगला प्रश्न आता है, देखिए वही चीज़ है, बड़ा सा, खष्टी सा,
छोटा सा ह के अंतर्गत आते हैं, यानी किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन आपका ए सही है। अर्थात ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? क्लियर? संयुक्त व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो देखिए जो पहला ऑप्शन है श, बड़ा श, खष्टी स, छोटा सा ह, ये आपके कौन से व्यंजन है? अभी इसके पहले भी बताया गया, ये ऊष्म व्यंजन है। और ये देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। अर्थात आपका ऑप्शन बी सही है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो व्यंजनों को मिला करके बनते हैं। जैसे अब पहला छ है तो छ किसको मिला के बना है? क और श को मिलाकर बनता है छ। ऐसे ही आगे भी वर्ण बने हुए हैं। क्लियर? अब प, ये देखिए ये आपका जो आ गया प, फ, ब, भ, ये आपका ओष्ठ वर्ग है। और यार अलावा ये आपका क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अभी इसके पहले ही बताया गया था। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी घ या ऑप्शन डी ठ। तो ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में जो हवा होती है वो अल्प मात्रा में निकलती है। तो और ये हर वर्ग का, किसी भी वर्ग में, व्यंजन वर्ग में जो 25 हैं उसमें एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। क्लियर? यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो किसी भी वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ही अल्प प्राण होता है। क्लियर? तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें कौन सा वर्ण है जो आता है। तो देखिए ग, यानी ग को जब आप लिखते हैं तो क, ख, ग, यानी ये तीसरा वर्ण है। क्लियर? क, ख, ग, अंगा। अर्थात कहने का मतलब है अल्प प्राण में एक, यानी ये पहला आता है और ये तीसरा आता है और ये पांचवा आता है। ये आपके किस में होते हैं? अल्प प्राण में होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न, ख और घ ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं? ख और घ ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं? क्लियर? तो अभी इसके पहले ही बताया गया था कि अल्प प्राण में जो होता है वो क्या होता है? 1, 3 और 5, यानी पहला, तीसरा और पांचवा होता है। जबकि अगर हम महाप्राण पढ़ते हैं जिसके उच्चारण में ज़्यादा हवा मुख से निकलती है, तो देखिए जैसे अभी बात आई कि क वर्ग में ही ले लिया जाए तो क, ख, ग, घ, अंगा, ये क्या होते हैं? तो देखिए इसमें क, ख, ग, घ और अंगा होते हैं। क्लियर? तो जब पहला, तीसरा और पांचवा आप लेते हैं तो वो अल्प प्राण है, लेकिन जब आप दूसरा लेते हैं और चौथा, देखिए यहाँ बात भी दूसरे ही चौथे की हुई है, ख है और घ है, यानी यह ख, घ किस प्रकार की ध्वनि है? तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये महाप्राण है। अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। यानी हर वर्ग के, पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर क्या होते हैं? ये महाप्राण होते हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण, यानी निम्न में से कौन सा वर्ण क्या है? अघोष है। अर्थात अघोष ध्वनियाँ क्या है? तो ऑप्शन देखिए च, पहला ऑप्शन च, फिर ए, झ, ड। तो ध्यान दीजिएगा, अघोष ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? किसी भी वर्ग का, किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष होता है। समझ में आ गया? जैसे अब च वर्ग की ही बात की जाए तो किसी भी वर्ग का पहला च, छ, ज और झ और य, अर्थात ये क्या है? किसी भी, ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो किसी भी वर्ग का यदि पहला और दूसरा व्यंजन होता है तो वो अघोष होता है। क्लियर?
पहला और दूसरा व्यंजन। तो यानी च और छ क्या है, अघोष है, अर्थात ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही है, पहला सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, सघोष वर्ण कौन सा होता है। तो देखिए अभी जब अघोष की बात आई थी कि पहले और दूसरे अक्षर जो होते हैं अघोष होते हैं, तो फिर तीसरा, चौथा और पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर कौन सा है, तो वो सघोष होता है। जैसे अभी बात आती है प, फ, ब, भ, म। तो देखिए आपका जो बा अक्षर है वो तीसरे नंबर पे आ गया है। क्लियर, अर्थात आपका जो सघोष वर्ण है कौन सा है यहाँ ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी सही है। क्लियर, जो आपका किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है वो अघोष होता है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है वो सघोष होता है। तो जो आपका यहाँ पे बा अक्षर है वो सघोष के अंतर्गत है। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा है, क्या है। पहला ऑप्शन स्वर है, बिल्कुल नहीं, स्वर नहीं है। ऑप्शन डी व्यंजन, ये व्यंजन भी नहीं है। तो ऑप्शन सी है आपका अयोगवाह। क्लियर, तो आपका यही ऑप्शन सही है, सी। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और विसर्ग होते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये आते हैं। तो आपका जो अयोगवाह है वो अंग और आहा है। चलिए अगला प्रश्न, उत्क्षिप्त व्यंजन छाटिए। ध्यान दीजिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें से कौन से हैं। तो देखिए बा आपका उत्क्षिप्त नहीं है, माँ भी नहीं है, या भी नहीं है। आपका चौथा ऑप्शन ड़ आपका उत्क्षिप्त व्यंजन है। पांचवे की बात आती है तो अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए, यानी 25 नंबर क्वेश्चन है कि अर्ध स्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए, अर्थात इनमें से किस स्वर को हम अर्ध स्वर कहते हैं, यानी किस व्यंजनों को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके अर्ध स्वर होते हैं वो दो ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आपके अर्ध स्वर दो, तो य और व, ये आपके दो व्यंजन जो है ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, यानी जो या है वो आपका क्या है, अर्ध स्वर है। चलिए ये हो गए आपके क्वेश्चन, और इसमें आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करिएगा, और अपने मित्रों के पास वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को आप पूरा भी देखा करिए। क्लियर, स्किप करके वीडियो मत देखिए, क्योंकि सारी वीडियो को व्याख्या के साथ समझाया गया है, तो कोई भी पॉइंट आपसे ना छूटे। तो तब तक के लिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।